साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों हमारे साथ हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला करनाल की सह सचिव हैं पूनम पांचाल जी। बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, जो आज यहाँ पे सम्मेलन किया जा रहा है 2 दिवसीय 25 और 26 जून को, तो किस तरह के निर्णय मतलब कि यहाँ लिए जाएंगे और किस तरह क्या संभावनाएं आपको लग रही है? इसमें सर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसमें तो सिर्फ हम एक डिस्कशन कर रहे हैं भी हमारे क्या मुद्दे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्टेट का सम्मेलन है। इसमें हमारे जो इतने भी हरियाणा के राज्य हैं वो सभी सम्मिलित हैं, उनकी महिलाएं सम्मिलित हैं। एक ग्रास रूट लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे देश में, हमारे हरियाणा में, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेशनल के भी कुछ नेता लीडर आए हैं जो पुराने हैं, जो बड़े अच्छे हैं, तो वो सुनने आए हैं या और हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताने आए हैं। क्योंकि मैं करनाल की जिले की सह सचिव हूँ, तो उस नाते कि जैसे कि हमारा यहाँ कुछ हिसार से आए हैं, कुछ रोहतक से, जींद से, हर डिस्ट्रिक्ट से, करनाल के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, सभी डिस्ट्रिक्ट से 20-20, 15-15, क्योंकि इसमें हमारे जो सम्मेलन है ना, इसमें 3500 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 35,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं देश की। तो उसमें हम ये ग्रास रूट लेवल पर आकर के कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें, हम दुनिया को तो दिखाते हैं कि ये आरक्षण है, वो आरक्षण है, ये नेता है, वो नेता है। एक्चुअली वो नेता उनकी है जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एजुकेशन है, जो एजुकेशन को भी खरीद रहे हैं, फर्जी डिग्रियां ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स देखी जाती है। क्योंकि हमारे जो लीडर आए मरियम धवले, जो मैंने देखा है, वो एक इतने नाइस लेडी लगे मुझे कि एक नॉर्मल इंसान से भी बात कर रहे हैं, उनकी जान रहे प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उनका नेचर लगा, बहुत अच्छा स्वभाव लगा कि वाकई में ही वो काम करने की नीति से ही काम कर रहे हैं। जो काम करना चाहिए ना, उनका जो काम है वही काम वो कर रहे हैं। कि वो एक बंदे को देख रहे हैं, औरतों से बातचीत करें, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करती हो, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। और उसको फिर हम आगे लेके जाते हैं, उसको फिर हम नीतियों के खिलाफ बातें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। और हमारा बस यही करते हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि हमें यही करो। हम सिर्फ अपने जो जनवादी महिला पार्टी की प्रॉब्लम्स है उनको सिर्फ आगे रखते हैं भी, ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सरकार ने तो आपको ये दायरा दे दिया, ये प्लेटफॉर्म दे दिया कि आपका 50% है, आपका पंचायती राज में 50% है, आप पंचायती राज में ये करोगे, आप वो करोगे, महिलाएं बनेगी। लेकिन क्या वाकई में उनकी कलम चल रही है? नहीं चल रही उनकी कलम। फिर भी हमारी सोसाइटी में, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगी, लेकिन कुछ 50%, 60% मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही है, आदमी ही काम कर रहे हैं। औरत का सिर्फ एक उसके कंधे पर बंदूक रख के काम किया जा रहा है। ये तो रही एक बात, पंचायत चुनाव की बात करें, किसी उसके जो कंधे पे बंदूक रख के काम किया जा रहा है। इसके अलावा किस तरह की जो दूसरी परेशानी है महिलाओं को, किस तरह की परेशानी है जो उठानी पड़ रही है, जिसको लेके अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो है वो सजग है, उसको दूर करना चाहती है? इसमें तो घरेलू हिंसा में आपका क्या काम करे, जैसे किसान आंदोलन है, किसान कितने काम करते हैं, आदमी तो सिर्फ बैठ के बातें मारते हैं। लेकिन चलो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आदमियों का रोल नहीं है, उनका भी रोल है, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, वो भी लोग भी होते हैं। लेकिन इसमें औरतों का ज़्यादा रोल ये है कि वो भी तो 50%, हम ये नहीं कह रहे कि आदमी से ऊपर जाना है, हम ये कह रहे हैं कि हमें भी बराबरी का दर्जा दो, जो बातों में है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल वो पैसे भी कमा रही हैं, वो घर के काम भी करे। इवन महिलाएं, जो मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, हम डबल काम करती हैं, घर में भी करती हैं, बाहर भी करती हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं भाई का, बहन का, फादर का, हस्बैंड का, सास ससुर का, समाज का, बिरादरी का, किसी ना किसी रूप में हम पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। हम जितना मर्जी कहें, जितने मर्जी नारे लगाएं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर औरत सफ़र करके आगे ही बढ़ती है। जो इन चीज़ों को झेल जाती है, सफ़र कर जाती है, ओवरकम कर लेती है, तो वो आगे चली जाती है। कई औरतें ऐसी हैं जो बहुत, उनके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स अच्छे हैं, लेकिन वो फैमिली की वजह से या अपने स्टेट की वजह से या कास्ट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से वो दबकर रह जाती है। अभी हरियाणा में पंचायती चुनाव आगे आने वाले हैं और 50% जो है आरक्षण है महिलाओं को, क्या लगता है आपको, कम है, ज़्यादा है, ठीक है? नहीं, ठीक है, 50% है, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन क्या 50% में वाकई में ही महिलाएं काम कर रही है? आप, मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आदमियों के ऊपर हमें बैठना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी जीने का हक है, हमें भी जीने का। हम तो ये कह रहे हैं कि हमसे हमारे अधिकार ना छीनो, हमसे हमारे काम ना छीनो। आप, हम मेहनत करते हैं, आप उनका
जो कहते हैं ना कि एक काम हम करते हैं और आप गुणगान आपके गाए जाते हैं, ऐसा मत करो कि अगर काम मैंने किया है तो मेरे ही गुण गाए जाएं। भी अगर एक क्या पत्नी काम नहीं कर सकती, क्या बहन काम नहीं कर सकती, क्या माँ काम नहीं कर सकती, लेकिन इनिशिएट कौन लेके जाता है? आदमी, फादर, मदर, फलाने की बेटी है, फलाने की बहन है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम, क्योंकि वी आर पैरेलल, हम ये कहते हैं कि हमारे हक दिए जाएं हमें, ना कि हमारे हक छीन करके आप अपना काम मत करो। क्या हम आपके हक छीनते हैं? हम आपको दबाते हैं? कोई प्रेशराइज करते हैं? ठीक है, 100 में एक आधी नारी मिल जाती है जो डोमिनेटेड है, जो थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ती है, या आदमियों के साथ थोड़ा सा मुंह फट हो जाती है, तो उनको आप हाईलाइट कर देते हो कि औरतें ऐसी हैं, ये हैं, वो हैं, जबकि नहीं। आप उसके पीछे देखो, ग्रास रूट लेवल पर औरतें आज भी दबी हुई हैं। गांव में जाओ आप, उनको दबाया जाता है, वो इतना उनके अंदर एफिशिएंसी है, इतना वर्क काम करने की उनके अंदर काम करने की काबिलियत है, लेकिन उनके काम को सारा क्रेडिट आदमी लोग ले जाते हैं। जो 50% आरक्षण की बात करिए, मैं ये चाहती हूँ कि 50% हो चाहे 1% हो, लेकिन वाकई में ही जेन्युइन काम हो, बस। इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ जो कमी है वो महिलाओं में भी है? महिलाएं भी जो है वो पुरुषों को साथ लेके चलती हैं, बोलती हैं उनको, आपको नहीं लगता? एक्चुअली ऐसा है, मानती हूँ मैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या हमारे समाज में ऐसा माहौल बन चुका है कि एक अकेली औरत जा सके, रात को वो निकल सके, रात को गाड़ी लेके निकल सके, एक्टिवा लेके निकल सके, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, या उसके साथ कोई नहीं काम होगा? इसमें हमारा समाज भी तो करप्ट है ना। हम लोगों को अपनी मानसिकता को सुधार करना चाहिए, मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए कि औरतें भी रात को निकल सकती हैं, उनको भी काम हो सकता है, उनको भी एक ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समाज, सोसाइटी में कमियाँ हैं। सोसाइटी को सुधारने के लिए हमें थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है। तो उसको हम, उसके करैक्टर पे उंगली उठा दो सबसे पहले, वो अपने आप ही अपने घर में बिल में चली जाएगी। उसके पापा को धमकाया हो जाके, आपकी बेटी ऐसे करे, उसके भाई को बोल दो आपकी बहन ऐसी है, उसके हस्बैंड को बोलो आपकी वाइफ ये कर रही है, उसके साथ बैठी, उसके साथ चाय पी रही। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही उसको दबा दिया जाता है मेंटली। तो आपको लगता है जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति है, महिलाओं से बात करती है, महिलाओं को समझाने की कोशिश करती है, पुरुष तक जो है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जो सदस्या वो नहीं पहुंच पा रही हैं, आपको लगता है कि इससे जो है समाज में सुधार आ जाएगा, महिलाओं में सुधार आ जाएगा? हाँ, इससे ये मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इससे सुधार आएगा, लेकिन ये एक हमारी अच्छी सोच है और एक पहुँच है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाने की। और ऐसा नहीं है कि गांव की औरतें अनपढ़ औरतें होती हैं जो वो इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, फार मच इंटेलिजेंट होती हैं वो, जिनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन उनको एक मौका देने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि वो इज्जत करती हैं, वो रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए वो उनको आगे कर देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कि काम तो वो बहुत अच्छे से करती हैं। एक हमारे टाइम में कहते हैं ना कि कड़ा हुआ एक बढ़ा हुआ, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हुई हैं। क्योंकि डिग्रियाँ भी, मैं ये नहीं कहती कि चलो डिग्रियाँ भी लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में पढ़ाई करता है बच्चा? जो वाकई में पढ़ाई करके आगे निकलता है ना, वो वाकई में दिखता है सभी को। अग्निपथ योजना है पूरे देश में जिसका विरोध किया जा रहा है, महिलाएं तो इसमें अभी शामिल नहीं हैं। आने वाले समय में स्वाभाविक है कि महिलाएं भी जो इसमें शामिल की जाएंगी। क्या लगता है आपको, ये योजना जो ठीक है नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अग्निपथ योजना के बारे में मैं क्या कहूँ, ये मतलब एक मेरे को ठीक नहीं लगी है। ठीक यूँ नहीं लगी कि 4 साल के लिए तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है फ़ौजी की, क्योंकि मैं तो खुद फ़ौजी की बेटी हूँ। कैप्टन साहब थे मेरे फादर, आर्मी में रिटायर्ड हैं 12 जाट यूनिवर्सिटी से, तो मैं तो एक फ़ौजी की बेटी, मैं तो समझ सकती हूँ समस्याओं को। 4-5 साल तो उसको समझने में ही लगेगा कि क्या है क्या नहीं होती। क्या उसको आप इतना देशभक्ति की भावना भर सकते हो जज्बा एक 4 साल के अंदर? 4 साल भर दिया आपने, 5 साल वो पैसे लेकर के फिर भूल जाएगा, वो भी बिजनेस करने की सोचेगा। उसको भी कहीं ना कहीं पैसों का लालच दे करके 4 साल के लिए भर्ती कर लिया जाता है। ये मुझे नहीं लगता अब तक ठीक है, क्योंकि हमारे हिटलर ने कहा था कि जो अगर आपको किसी का अमीर बनना है ना, तो इंग्लैंड का पैसा, ठीक है, और भारत का फ़ौजी मुझे दे दिया जाए, मैं बहुत आगे बढ़ा दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर हिटलर ने उस टाइम ये बात करी है, इसका मतलब है कि भारत का जो फ़ौजी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही काम करता है वो। इट मीन्स उसको इतना अच्छा माना कि आप उसको करप्ट क्यों कर रहे हो?
फौजी एक घोड़े की तरह, मतलब आप जो एक फौजी चाहे 45 साल का हो चाहे वो 60 साल का हो, उसकी फिटनेस को देखना। एक घोड़े की तरह उसको एक्सरसाइज कराया जाता है, उसको काम कराया जाता है पर्टिकुलर, उसका सुबह से लेके शाम तक शेड्यूल होता है, सोने का, खाने का, पीने का। क्योंकि मैं तो एक फौजी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं तो देखा है उनका पूरा शेड्यूल होता है, वो ज़्यादा फालतू की बातें किसी से नहीं करते हैं। तो वो अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, अपनी मेंटली पे ध्यान, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, अपने एनवायरनमेंट को एडजस्टमेंट करने में बड़ा ही योगदान है उनका, बल्कि सबके अंदर देशभक्ति। क्योंकि मैं तो आपको एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैं एक फौजी की बेटी हूँ ना, हमारे घर में मेरे फादर, ठीक है, कैप्टन साहब थे, मेरे फादर कभी भी होली दिवाली पर मिठाई नहीं लेके आते थे। ये बिल्कुल अच्छी बात और बिल्कुल सही और रेलेवेंट बात बता रही हूँ मैं, एक्सपीरियंस। कभी वो दिवाली पे मिठाई नहीं लाते थे, कभी वो होली पे मिठाई नहीं लाते थे। वो कब लाते थे? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। सिर्फ 2 ही उसमें वो मिठाई लेके आते थे। वो पूरे मोहल्ले में बांटते थे मिठाई, जो भी उनके पास आता था वो लड्डू खिलाते थे कि मेरा देश आज़ाद हुआ है, आज रिपब्लिक डे है। क्योंकि वो, मैं भी इसको मानती, क्योंकि मैं किसी ज़मींदार की तो बेटी हूँ नहीं, हमें भी फ़ौज से ही पैसा मिला, उसी से हम पढ़े हैं लिखे हैं। तो आपको जो पालता है, जो परोसता है, आपका भी तो जिम्मेवारी है ना, उसके लिए वफ़ादार बने रहो। इसलिए हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावनाएँ भरी हैं, हमारे फादर ने, मदर ने, तो हमारे अंदर तो है। आप शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आप आते हैं। इस योजना में कुछ लोगों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि ये जो है गजवाए हिंद, मतलब हिंदुस्तान को जो है, भारत को जो है हिंदुस्तान बनाने की कवायद जो है मुख्य मोदी के द्वारा जो शुरू की गई है। आप बुद्धिजीवी होने के नाते किस नज़रिए से इसे देख रही हैं अग्निपथ को? क्योंकि अगर हम इसी बात को लेके चलें कि गजवाए हिंद के लिए, तो वैसे तो एनसीसी जो 3 साल की हमारी है, उसमें बहुत से बच्चों ने जो है गोली चलाना भी सीखा है, अनुशासन में रहना भी सीखा है। क्या लगता है आपको? देखो, एनसीसी बच्चे सीखते हैं, 3 साल के लिए सीख जाते हैं, और जिसने एक बार वर्दी पहन ली ना, मैं बच्चों को भी देखती हूँ कॉलेज में, उसके अंदर एक अलग ही जज्बा आता है देश के लिए। तो वो जज्बा आप पैसों को मत तोलो, उस जज्बे को पैसे मत तोलो, उसकी इमोशंस के साथ ऐसा खिलवाड़ करना गलत है। एक फ़ौज को फ़ौजी बन के ही रहने दो, फ़ौजी को, उसको एक फ़ौजी बनने में बड़ा सम्मान, बड़ा फ़क्र, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। मैं तो एनसीसी के कैडेट्स को देखते, जो वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, वो बड़ा ही अपने आप में एक फूले नहीं समाते हैं। एक लड़की थी, रिंकी था उसका नाम, उसको एनसीसी नहीं मिली, कहती मैडम दिलाओ दिलाओ दिलाओ। उसने बहुत मेहनत करी, मिल गई उसको। वो इतनी खुश रहती है ना, बहुत ज़्यादा खुश रहती है वो। तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितनी देशभक्ति की भावना है। तो पैसों के चक्कर में इस देशभक्ति की भावना को ख़त्म मत करो, क्योंकि टीन एज होता है बच्चा, उसको आप जैसा मोल्ड करोगे हो जाएगा। आप 16 साल का बच्चा भर्ती हो जाता है फ़ौज में, 18 साल का भर्ती हो जाता है, 21 साल का भर्ती हो जाता है, कितना कब आएगा वो? 24-25 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। क्या वो एज उसकी अच्छी एज है रिटायरमेंट के लिए? नहीं, उसकी लर्निंग एज है वो, ठीक है। आपकी उसकी 30 साल तक तो बच्चा आजकल पीएचडी कर रहा है, 25 तक, 26 तक, 28 साल तक तो उसकी पीएचडी होती है, यानी कि वो एजुकेशन में आ रहा है। तो एक जो एजुकेशन है, बुद्धिजीवी है, वो 25-26 साल की उम्र में एजुकेशन में आता है, वो रिटायर होके आ रहा है एक फौजी। तो कितना डिफरेंसेस होगा उन दोनों में? देशभक्ति की भावना तो उसमें ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे पढ़ने लग जाएगा वो। तो ये तो मुझे ठीक नहीं लगा। ये तो पूंजीपति बनाया जा रहा है, उनको पैसों का लालच दिया जा रहा है। अभी 4 साल के लिए भर्ती हो जाओ, जवान घोड़ों को रखो, बाकी उनको रिटायर करके फेंक दो। तो इससे वो फिट भी नहीं रहेंगे, और देशभक्ति की भावना मुझे नहीं लगता कि वो सीख पाएंगे। इसके लिए आपको 15 साल, 20 साल, मिनिमम 20 साल ज़रूर होने चाहिए। 20 साल में अगर आपने किसी फ़ौज में गुजारे हैं ना, तो आप भूल ही नहीं सकते हो फ़ौज को। 4 साल में तो एनसीसी वाला बच्चा 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जिन्होंने एनसीसी ली है, और उसके बाद वो बिजनेस कर रहे हैं, और किसी के पेट ऐसे हैं, किसी की बाजू ऐसी हैं। तो वो जज्बा कहाँ गया? उनके उस टाइम जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी एनसीसी की, उस टाइम भी वही जज्बा था देशभक्ति का, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि इसमें उस टाइम बच्चा टीन एज में तो जोश में होता है, वो कुछ भी कर जाता है, उसको समझ में ही नहीं है। अब एक 16-17 साल का बच्चा फ़ौज में भर्ती हो गया, 18 साल का, ठीक है, उसको भेज दिया जाए बॉर्डर पे लड़ने के लिए। उसके अंदर टीन एज का इतना प्रेशर होता है, जब तक उसको सीनियर कोई भी, और वो सीनियरिटी क्या होगी? एज वाइज, एज वाइज उसको अगर कोई रैंक वाला बंदा या कोई कैप्टन या कोई सूबेदार उसको गाइड नहीं करेगा बाय एज, तब तक वो नहीं करेगा। वो बच्चों को क्या पता, इसने मेरे को मारा, मैं इसको उड़ा देता हूँ। दिमाग से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मेरे फादर साहब की ड्यूटी ऑलमोस्ट यहाँ गिलगित में रहती थी, ग्वालियर में रहती थी, इधर ही रहती थी, ठीक है, कश्मीर में, जम्मू में। उन्होंने हमेशा कभी घर नहीं है, नेपाल में बॉर्डर पर, इधर ग्वालियर, इधर मतलब इनकी हमेशा इधर ही रहती थी ड्यूटीज़। तो वो कह रहे थे कि एक बार जैसे ये कारगिल की लड़ाई हुई थी, वो उन्होंने एक गुफा सी बनी हुई थी,
तो मेरे फादर उस टाइम मतलब वो कमांड कर रहे थे, उस टाइम वो सूबेदार थे, तो वो कमांड कर रहे थे उनको। तो उन्होंने क्या किया कि जब जैसे घर में बताया करते थे बात, उन्होंने क्या किया, कहता है कि मेरे को कुछ ऐसा लगा कि जवान बच्चे हैं ना, उनको एक बार गोली आ गई तो क्या करते थे, उसी टाइम उठ पड़ जाते थे। कहते हम उसको समझाते थे नहीं अभी बैठो, साइलेंस, इमोशंस को कंट्रोल करो। फिर कहते हम धीरे धीरे हमने सुरंग खोदी और जैसे हमें ऐसे इंडिकेशंस हुआ, हमने उस सुरंग से दूसरी सुरंग में पलटी, उस सुरंग पे फटाफट अटैक हो गया। तो ये एज फैक्टर का ही असर है कि अगर वो उसकी बच्चों की बात मान जाते उस टाइम, वो सारे की सारी बटालियन गोलाबारी से मरी जाती। और उनका मतलब मैं आपको ये सच्चा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ, कि वाकई में ही वहाँ गोला गिरा और वो गुफा जिसमें वो बैठे थे वो चली गई, ख़त्म हो गई वो। और वो दूसरी सुरंग जो ना, मतलब एक इंटेलिजेंट पर्सन जो एक्सपीरियंस वाइज भी होना चाहिए, एज वाइज भी होना चाहिए, क्वालिटी वाइज भी होना चाहिए और क्वालिफिकेशन वाइज भी होना चाहिए, जो आपको 20-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही मिलता है, इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। साथियों, अभी आपने सुना सहसचिव अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति करनाल पूनम पांचाल जी को। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।